हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 18th लेक्चर। ये हमारा 18वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एंड आज हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से समझना है ये पूरा चैप्टर, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि ये जो पूरा टॉपिक है रिसीवेबल मैनेजमेंट का, इसको हम 3 से 4 लेक्चर्स में ओवर कर दें। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, फिर अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, क्यों जरूरी है अकाउंट रिसीवेबल को प्रॉपरली मैनेज करना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्रेडिट पॉलिसी, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि कौन से 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन वेरिएबल है जिनको ध्यान में फर्म रखती है जब भी कोई फर्म अपनी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है, ठीक है। एंड व्हाट आर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द अकाउंट रिसीवेबल, ये जो अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट किया जाता है, क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड की जाती है, तो कौन कौन सी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये सारे ही टॉपिक आज हम डिटेल्स में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है अकाउंट रिसीवेबल, ये आया कहाँ से। देखिए, कोई भी फर्म है अपने प्रोडक्ट को अगर सेल करती है तो 2 तरीके से सेल किया जा सकता है। एक तो या तो कैश में सेल करे, जिसमें इमीडिएट तुरंत कस्टमर से कैश रिसीव हो जाएगा। दूसरा क्या है, क्रेडिट पे सेल करे। क्रेडिट में क्या है कि तुरंत कैश नहीं रिसीव होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो तो कस्टमर के पास पहुंच जाता है, बट कस्टमर उसमें 1 महीने 2 महीने कुछ टाइम डिसाइडेड होता है, ठीक है, इतने ड्यूरेशन के बाद जो कस्टमर है वो कैश में पेमेंट करेगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं सेल करने के। तो ये कैश में अगर दे दिया, कैश में तुरंत सेल हो गई, कैश मिल गया तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है, कैश मिल गया, रिसीव हो गया फर्म को। बट अगर फर्म क्रेडिट में सेल करती है तो उसको कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। फर्म अगर क्रेडिट में अपने कस्टमर को सामान बेचती है तो उसको कहते हैं ट्रेड क्रेडिट, और इससे क्रिएट होता है अकाउंट रिसीवेबल। बेसिकली इससे क्रिएट होता है रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब वो अमाउंट जो अभी रिसीव होगा फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में जो अमाउंट रिसीव होगा उसको कहेंगे रिसीवेबल, रिसीव होने वाला है। देखिए वर्ड क्या है, रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब अभी रिसीव होगा, यानी कोई सामान बेचने पे अभी तुरंत कैश रिसीव नहीं हुआ है, कुछ समय के बाद अभी रिसीव होगा, तो वो क्या है, रिसीवेबल। फिर इसको जब बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है तो इसे एज अ अकाउंट रिसीवेबल करके रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ट्रेड क्रेडिट, आपने टर्म सुना ना, ट्रेड क्रेडिट, यानी ट्रेड मतलब व्यापार, अगर कोई भी व्यापार क्रेडिट पे होता है, यानी सामान क्रेडिट पे बेचा है, ठीक है, तो दैट इज ट्रेड क्रेडिट। वैसे अभी जो मेरा पिछला लेक्चर थे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, तो उसमें तो मैंने ट्रेड क्रेडिट बहुत डिटेल में बताया था। और ट्रेड क्रेडिट यहाँ पे तो अकाउंट रिसीवेबल में तो रोल है इसका, बट वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रेड क्रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बताइए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। जो फर्म है उनको शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है ना वो ट्रेड क्रेडिट है। तो खैर मैंने अभी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में ये जो टर्म है बहुत डिटेल में वहां डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो लेक्चर देख लिया होगा तो इसके बारे में काफी आइडिया होगा। तो दिस इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट कब होता है, जब फर्म सेल करती है प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट, यानी उधार पे जब सेल करती है, उसको तुरंत अभी कैश रिसीव नहीं होता है, कुछ समय के बाद जब रिसीव होगा, तो ऐसे ट्रेड को, ऐसे व्यापार को हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट, और इसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है एज अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब वो अमाउंट अभी रिसीव नहीं होगा, नहीं हुआ है, वो क्या है, रिसीवेबल, यानी रिसीव होगा इन फ्यूचर, अभी नियर फ्यूचर में वो कलेक्ट होगा, तो वो रिसीवेबल है, ठीक है। एंड दिस अकाउंट रिसीवेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल। ये जो अकाउंट रिसीवेबल है बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है। वरना सोचिए क्या जरूरत है, किसी भी फर्म को क्या जरूरत है कि क्रेडिट पे सामान सेल करे, अपनी लगा दे कंडीशन की नहीं कैश में ही सेल होगा, लेना है तो तुरंत कैश दे करके सामान लो, नहीं तो नहीं, ये भी तो कर सकती है फर्म। लेकिन क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कॉम्पिटिटर्स इतने ज्यादा है, हर कोई चाहता है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, नए नए टर्म्स एंड कंडीशन, नई नई कस्टमर के लिए फेवरेबल टर्म एंड कंडीशन निकालें, ठीक है, ताकि कस्टमर उनके पास आए। तो ये भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो अकाउंट रिसीवेबल ट्रेड क्रेडिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है, ठीक है, अपनी सेल को एक्सपेंड करने का। फिर इसमें फर्म क्या करती है कि ठीक है कैश पे तो सेल करते ही हैं, हम क्रेडिट पे भी सेल करते हैं, मतलब आपको तुरंत कैश नहीं देना, आपको थोड़ा समय दिया जाएगा, आप उतने ड्यूरेशन में कैश दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है। तो अपने
कॉम्पिटिटर से अपने कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, अपनी सेल्स को एक्सपेंड करने के लिए भी, कस्टमर को थोड़ा और कह लीजिए बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए भी, ताकि कस्टमर को और कह लीजिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए। कस्टमर के पास अभी इतना कैश नहीं है, बट 1 महीने का समय दे देंगे तो शायद कस्टमर के पास मतलब वो अरेंजमेंट कर लेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कह लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन है जो प्रोवाइड करके फर्म अपनी सेल को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये ट्रेड क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है। ठीक है, और ये जो ट्रेड क्रेडिट है, क्रिएट रिसीवेबल या बुक डेप्ट विच द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट इन द नियर फ्यूचर। ये बात अभी मैंने बताई कि ये जो ट्रेड क्रेडिट है, जो भी व्यापार क्रेडिट पे होता है, इससे रिसीवेबल क्रिएट होता है। रिसीवेबल यानी वो पैसा जो अभी फ्यूचर में रिसीव होगा। ठीक है, रिसीवेबल या कह लीजिए बुक डेप्ट क्रिएट होता है जो फर्म को नियर फ्यूचर में रिसीव होता है, तो ये होता है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट से ये अराइज होता है। अगर कोई ट्रेड, कोई व्यापार अगर क्रेडिट पे हो, कैश में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत कैश मिल गया, बट अगर क्रेडिट पे हो तो ये अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, तो जरा पहले अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट समझ लेते हैं। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, जो भी ट्रेड क्रेडिट्स पे हो रहे हैं, ठीक है, उन सबको मैनेज करना। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, अब मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखिए करंट एसेट तो जानते होंगे। करंट एसेट यानी वो एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो 1 साल से कम ड्यूरेशन में, या कह लीजिए एक ऑपरेटिंग साइकिल में जो लिक्विडेट हो जाते हैं कैश में, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। ठीक है, तो करंट एसेट के अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो हम जानते हैं करंट एसेट में आता है इन्वेंट्री, करंट एसेट में आता है डेटर्स। ठीक है, डेटर मतलब वही अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, ये आते हैं। तो अब जब मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा रही थी तो मैं बताई थी इन्वेंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक मेजर पोर्शन होता है करंट एसेट का। करंट एसेट की अगर बात करूं तो करंट कुछ फॉर्म में तो 60%, करंट एसेट का 60% जो होता है ना, वो इन्वेंट्री होता है कुछ फॉर्म में। ठीक है, और इन्वेंट्री के बाद जो दूसरा मेजर कंपोनेंट होता है ना करंट एसेट का दूसरा मेजर कंपोनेंट आफ्टर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद जो दूसरा मेजर कंपोनेंट होता है वो यही होता है अकाउंट रिसीवेबल, या जिसको ट्रेड डेटर भी कहते हैं। ट्रेड डेटर यानी डेटर क्रिएट होते हैं इसमें। ठीक है, जिनसे पैसा अभी नहीं, हमें कुछ समय बाद रिसीव होगा। तो क्योंकि ये करंट एसेट का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अकाउंट रिसीवेबल या कह लीजिए इसके अलग अलग नाम है, ये अकाउंट रिसीवेबल कहिए चाहे ट्रेड डेटर कहिए, तो क्योंकि ये करंट एसेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सब्सटेंशियल पोर्शन है, इसलिए इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए और एक और चीज ये भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फर्म का जो फंड है, जो पैसा है, वो ब्लॉक हो रहा है ना डेटर के पास। सपोज करिए फर्म ने कोई सेल की 1 जनवरी को, ठीक है, और 1 महीने का टाइम दिया, जो डेटर है उसको 1 महीने का टाइम दिया, उसको कहा गया कि आपको 1 फरवरी तक पैसा देना है। ठीक है, कोई सामान बेचा गया और कहा गया कि ठीक है आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है, 1 फरवरी तक आपको पैसा देना है। ठीक, और सपोज करिए 1 लाख का सामान बेचा गया था, एग्जाम्पल है 1 लाख का सामान बेचा गया था, तो जिस तारीख को सामान बेचा और जिस तारीख को डेटर से पेमेंट कलेक्ट हुई, इसके बीच में क्या है, 1 महीने का गैप है। अब 1 महीने का जो गैप है, इस गैप में फर्म का तो 1 लाख रुपए इस डेटर के पास टाई अप हो गया ना, बंद गया ना, ठीक है, ब्लॉक हो गया ना। तो इस दौरान जो पैसे की जरूरत होगी वो फिर फर्म कहाँ से अरेंज करेगी, वही क्या है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। इसी ड्यूरेशन में फर्म को अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके लिए फर्म अपना वर्किंग कैपिटल अरेंज करेगी। तो इसलिए अगर इसी तरीके से फर्म ने अगर कई डेटर्स क्रिएट कर दिए, ठीक है, कई डेटर अपने खड़े कर लिए कि सबको फर्म ने बेच दिया सामान क्रेडिट पे, किसी से कैश नहीं ले रहा, सबको क्रेडिट पे बेच दिया, तब तो फर्म के पास कैश तो बच ही नहीं रहे, बचेगा ही नहीं ना। फर्म अपनी फिर वर्किंग कैपिटल डे टू डे ऑपरेशन के लिए पैसा कहाँ से लाएगी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा डेटर भी फर्म के लिए डेंजरस हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैसा ब्लॉक हो जाता है, डेटर्स के पास पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि केयरफुल एनालिसिस करें कि किसको क्रेडिट पे देना है, किसको नहीं देना है, और कितने ड्यूरेशन के लिए देना है। ठीक है, और यहाँ पे तो मैंने 1 महीने का एग्जाम्पल बताया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक के लिए पैसा दिया जाता है। ठीक है, पैसा नहीं दिया जा रहा, मतलब कि डेटर को कहा जाता है कि इतने दिन के बाद आप दे सकते हैं। तो अगर कोई डेटर 4 महीने बाद पैसा दे रहा है, ठीक है, तो यानी 4 महीने के लिए फर्म का जो कैश है, जो फर्म का फंड है, वो ब्लॉक हो गया 4 महीने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है फर्म के लिए, उस दौरान पैसे की जरूरत है तो फर्म कहाँ से अरेंज करेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना,
ठीक है। ये जो अकाउंट रिसीवेबल है इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटर्स होते हैं उनके पास फर्म का क्या है, फंड ब्लॉक हो रहा होता है। ठीक है, इसीलिए केयरफुल एनालिसिस करना चाहिए। ये जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, जो डेटर्स हैं, उनका केयरफुल एनालिसिस होता है, इनको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है ये। तो इसीलिए हम एक सेपरेट चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। इसीलिए ये एक सेपरेट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि किसी भी फर्म के लिए उसके जो डेटर्स हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी है। डेटर बहुत ज्यादा भी नहीं हो जाने चाहिए और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। बहुत कम होंगे, चलिए अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कम होंगे तो क्या होगा, ज्यादा होंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये अभी हम क्रेडिट पॉलिसी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हमारा क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी मतलब फर्म जो भी क्रेडिट दे रही है, जो भी डेटर्स को, जो भी ट्रेड क्रेडिट दे रही है, ठीक है, ड्यूरेशन दे रही है कि आप इतने दिनों में ठीक है पैसा दे दीजिएगा, क्रेडिट पे सेल कर रही है, तो फर्म जो अपनी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है उसमें 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन वेरिएबल है जिसको फर्म ध्यान में रखती है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन वेरिएबल है जिसके बेसिस पे फर्म ये डिसीजन लेती है, अपनी क्या लीजिए क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है। देखिए हर फर्म की अलग पॉलिसी होती है। ठीक है, कुछ फर्म बहुत टाइट क्रेडिट पॉलिसी बना सकते हैं अपनी फर्म की, कुछ बहुत लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, तो हर फर्म की अपनी क्रेडिट पॉलिसी होती है। तो ये जो क्रेडिट पॉलिसी है ये 3 डिसीजन वेरिएबल है जिनको ध्यान में रख के फर्म अपनी पॉलिसी बनाती है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, क्रेडिट स्टैंडर्ड। सबसे पहला क्या है, क्रेडिट स्टैंडर्ड। क्रेडिट स्टैंडर्ड मतलब क्राइटेरिया, इसमें फर्म डिसाइड करती है कि क्या क्राइटेरिया होगा कि हम किस टाइप के कस्टमर को हम गुड सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे। ठीक है, तो इस क्रेडिट स्टैंडर्ड में फर्म डिसाइड करती है कि हम किस टाइप के कस्टमर को कैश में प्रोडक्ट सेल करेंगे, किसको हम क्रेडिट पे सेल करेंगे। ठीक है, सबको नहीं क्रेडिट पे सेल करेंगे। अगर फर्म के पास स्लो पेइंग कस्टमर ज्यादा हो गए, ठीक है, अगर फर्म के पास स्लो पेइंग कस्टमर मतलब जो धीमे धीमे पैसा देते हैं, टरकाते रहते हैं, जल्दी पेमेंट नहीं करते, तो उस केस में क्या होगा, फर्म का अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। ठीक है, अगर फर्म के पास स्लो पेइंग कस्टमर ज्यादा हो गए तो फर्म का अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएगा। ठीक है, और उस केस में फर्म में जो डिफॉल्ट का रिस्क है कि डेटर डिफॉल्ट कर जाए, ये जो रिस्क है ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्रेडिट स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्म अपनी जब क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है तो क्रेडिट स्टैंडर्ड पे डिसाइड करती है कि किस टाइप के कस्टमर को हम क्रेडिट पे सामान बेचेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म का मतलब है कि ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, कितने दिनों के लिए हम क्रेडिट पे सामान देंगे। ठीक है, मतलब कितने समय के बाद जो डेटर है उसको पेमेंट करना है, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एंड टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टमर, तो ये डिसाइड करती है फर्म इन क्रेडिट टर्म। अ, एक चीज है कि इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, ये जो अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा अगर फर्म जो है बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए पैसा डेटर को देगी। ठीक है, अगर बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए डेटर को अलाउ कर देती है तो उस केस में फर्म का जो इन्वेस्टमेंट है इन अकाउंट रिसीवेबल वो बढ़ जाता है। देखिए, एक फर्म है जिसने अपने कस्टमर को केवल 1 महीने का क्रेडिट टर्म दिया है कि यार 1 महीने बाद आपको पैसा देना है। जितने डेटर है सबको बोला गया है 1 महीने के बाद, जितनी तारीख को सेल करेंगे उतने के 1 महीने बाद आपको पैसा देना है। जबकि एक दूसरी फर्म है जो बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए, जो क्रेडिट टर्म बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए देती है, 4-4 महीने के लिए डेटर को देती है कि 4 महीने बाद डेटर पैसा दे सकते हैं। सामान अभी ले जाइए लेकिन पैसा आप 4 महीने बाद दे सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो फर्म बी है उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा ना अकाउंट रिसीवेबल में वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्म का 4-4 महीने के लिए पैसा ब्लॉक हो रहा है डेटा के पास। ठीक है, तो क्रेडिट टर्म भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन वेरिएबल है जो फर्म ध्यान में रखती है जब भी फर्म अपनी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है। ठीक, तीसरा जो है दैट इज कलेक्शन एफर्ट। कलेक्शन एफर्ट मतलब एक्चुअल कलेक्शन पीरियड, यानी कितने ड्यूरेशन में पैसा एक्चुअली में कलेक्ट हो रहा है। जितना कम कलेक्शन पीरियड होगा, यानी जितनी जल्दी डेटर से पैसा कलेक्ट हो जाएगा, लोअर द इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में उतना कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जितनी जल्दी कस्टमर से पैसा आ जाए। ठीक है, तो ये 3 डिसीजन वेरिएबल है जो फर्म ध्यान में रखती है। ठीक है, जब फर्म अपनी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है। ठीक, अभी ये जो कलेक्शन एफर्ट है ना, इसको मैं अभी और आने वाले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगी। इसमें फर्म कुछ फैसिलिटी भी देती है। चलिए थोड़ा सा बता रही हूँ। जैसे इसमें फर्म कहती है कि 2 महीने बाद आप पैसा देंगे तो आपको जितना जो भी अमाउंट है वो देना है, लेकिन अगर आप 1 महीने में पैसा देते हैं तो आपको 5% का कैश डिस्काउंट दे दिया जाएगा।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि भले ही जो ट्रेड डेटर है उसको क्रेडिट टर्म दिया है 2 महीने का, ठीक है, क्रेडिट टर्म दिया है 2 महीने का, लेकिन एक उस पर कंडीशन लगा दी है कि 1 महीने में दोगे तो आपको कैश डिस्काउंट दे देंगे 5% या 10% का, जो भी एक रेट फिक्स कर लेगी फर्म। तो इससे क्या है, डेटर फिर कोशिश करेगा इस कैश डिस्काउंट को पाने के लिए कि भले ही उसे जो टर्म है वो 2 महीने का है, लेकिन अगर उसके पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है तो वो जल्दी पेमेंट करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, एक्चुअल कलेक्शन पीरियड, यानी एक्चुअली में कितने समय में पैसा कलेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये है कलेक्शन, एक्चुअल कलेक्शन पीरियड। ठीक, इसको वैसे डिटेल में आने वाले लेक्चर में मैं और बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे आज की तारीख मतलब जनवरी 2022, आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक्चुअली हर दिन मेरे साथ काफी नए स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं। पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ, कौन से आगे पढ़ाने का मेरा प्लान है, ठीक है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्हें नहीं पता है, ठीक है। तो एक बार जरा ये देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ आज की तारीख तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं या कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। आज की तारीख तक मैं 350 प्लस वीडियो लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो बस मेरा यही कहना है कि ये मैंने आपके लिए अपलोड किया है, इनका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, राइट। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर लेक्चर के एंड में लगे कि आपने कुछ आज सीखा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने कुछ आज सीख के गए हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। तो फर्म जो है लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी भी फॉलो कर सकती है, स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी भी फॉलो कर सकती है। लीनियंट मतलब क्या है, लीनियंट मतलब लिबरल, यानी बहुत उदारवादी क्रेडिट पॉलिसी भी फर्म फॉलो कर सकती है, ठीक है। बहुत लिबरल टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, रख सकती है अपनी फर्म में। कोई बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड नहीं सेट कर सकती है। सभी कस्टमर, जो कस्टमर आ रहे हैं सबको क्रेडिट पे सामान बेच रही है, और लंबे समय के लिए उनको जो क्रेडिट टर्म दिया जा रहा है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए दिया जा रहा है, और कस्टमर की ऐसी कोई क्रेडिट वर्दीनेस नहीं चेक की जा रही है, ठीक है। भले ही उसकी फाइनेंशियल पोजीशन डाउटफुल है फिर भी उसको क्रेडिट पे सामान बेचा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी है। तो फर्म लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी भी फॉलो कर सकती है। और स्ट्रिंजेंट यानी टाइट क्रेडिट पॉलिसी भी फॉलो कर सकती है, यानी सारे कस्टमर को सामान नहीं बेचेगी क्रेडिट पे, ठीक है। काफी सिलेक्टिव जो कस्टमर हैं जिनकी हाई क्रेडिट वर्दीनेस है, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, स्ट्रांग है, उन्हीं को फर्म जो है क्रेडिट पे सामान बेचेगी, ठीक है। तो ये स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी भी फर्म यूज कर सकती है। तो दोनों पॉलिसी ऑप्शन है फर्म के पास, या इन दोनों की कोई बीच की ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, जो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। इनमें सही क्रेडिट पॉलिसी क्या है, क्योंकि लीनियंट के अपने फायदे नुकसान है, स्ट्रिंजेंट के अपने फायदे नुकसान है, ठीक है। तो इसीलिए देयर शुड बी एन ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, एक सही क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए। तो वही पर्पस है इस चैप्टर का कि ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी क्या होगी ये फाइंड आउट करना, ठीक है। देखिए अभी मैं लीनियंट और टाइट क्रेडिट पॉलिसी डिस्कस कर रही थी ना, ये देखिए ग्राफ से समझते हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम क्रेडिट पॉलिसी शो कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, लिबरल लूज क्रेडिट पॉलिसी, यानी लिबरल लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। और इधर क्या है, टाइट क्रेडिट पॉलिसी यानी स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। और हम वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो अगर कोई फर्म अगर लूज लिबरल क्रेडिट पॉलिसी यूज करती है, ठीक है, अपने यहाँ पे जो क्रेडिट पॉलिसी रखती है वो लिबरल लगती है, तो उससे क्या है, फर्म के पास लिक्विडिटी कम होगी ना, लिक्विडिटी कम होगी, क्योंकि फर्म ने अपने पैसा तो डेटर्स के पास ब्लॉक कर दिया, सबको दे दिया, क्रेडिट पे सामान बेच दिया। तो उस केस में फर्म की लिक्विडिटी कम होगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे कस्टमर इसके पास सामान बेचेंगे नहीं, खरीदेंगे, इससे बहुत सारे कस्टमर सामान खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पे आराम से इजी टर्म एंड कंडीशन पे सामान क्रेडिट पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और पर इनकी लिक्विडिटी कम होगी अगर फर्म लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी यूज करती है। इसी की जगह फर्म अगर टाइट क्रेडिट पॉलिसी यूज करती है, स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी अपने यहाँ पे अप्लाई करती है, तो उस केस में फर्म की जो लिक्विडिटी होगी दैट वुड बी हाई, लिक्विडिटी ज्यादा होगी ना, क्योंकि फर्म ने मैक्सिमम जो सामान बेचा है वो कैश पे ही बेचा है, क्रेडिट पे बहुत सिलेक्टिव कस्टमर को ही सामान क्रेडिट पे दिया है, ठीक है। तो वहां पे लिक्विडिटी फर्म की हाई होगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर है वो फिर ऐसी जगह से सामान बेचे खरीदेंगे ना जहाँ पे उन्हें फैसिलिटी मिल रही है,
कि सामान का पेमेंट तुरंत नहीं करना है, थोड़ा समय मिल रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी हाई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ से भी इस चीज को समझ सकते हैं, स्ट्रिंजेंट एंड लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी। वैसे एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, एग्जाम में अगर आप, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स में हैं, ठीक है, और अगर इस टाइप से कोई भी कॉन्सेप्ट जिसपे हम ग्राफ से उस चीज को बता सकते हैं ना, तो ग्राफ जरूर बनाना चाहिए। तो अगर आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट पे, क्रेडिट पॉलिसी पे, स्ट्रिंजेंट एंड लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी, इस पे कुछ लिखने को आए ना, तो लिखना तो है ही, बट उसके साथ ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक है, इससे आप क्या होता है, कम शब्दों में ज्यादा बात कह पाते हैं। ठीक है, अगर आपने एक ग्राफ बना दिया तो एग्जामिनर को देख के ही समझ में आ गया, लूज क्रेडिट पॉलिसी यानी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा, लिक्विडिटी कम, टाइट क्रेडिट पॉलिसी यानी लिक्विडिटी ज्यादा, प्रॉफिटेबिलिटी कम। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ जरूर बनाना चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात नहीं कर रही, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो केवल आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो उसमें तो केवल टिक मारना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कॉस्ट इन्वॉल्व, क्या खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जब भी कोई फर्म अपनी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है, ठीक है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करना, स्ट्रिंजेंट रखेंगे कि लीनियंट रखेंगे कि उसके बीच की कोई पॉलिसी रखेंगे, तो सही क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। और यही किया जाता है रिसीवेबल मैनेजमेंट में। ये जो अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस यही है कि सही ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करना। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड की जाती है, ये डिसाइड किया जाता है कीपिंग इन माइंड द रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ एडिशनल सेल। फर्म ने जो अपने यहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी अप्लाई की, उससे जो भी एडिशनल सेल हुई, जो भी एक्स्ट्रा सेल हुई, उसका रिटर्न क्या है। ठीक है, मतलब उससे बेनिफिट क्या मिला और उसका कॉस्ट क्या इनकर हुई। तो इन दोनों फैक्टर्स को एनालाइज करके फर्म अपनी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है। ये बात समझ में आई। फर्म जो अपनी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है, तो उस क्रेडिट पॉलिसी से जो भी एडिशनल सेल होगी, ठीक है, उस क्रेडिट पॉलिसी से जो भी एक्स्ट्रा सेल होगी, उसका रिटर्न क्या है, उससे बेनिफिट क्या हुआ और उसका खर्चा क्या है, इन दोनों फैक्टर को कंसीडर करके फर्म अपनी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है। तो जरा आप समझ लेते हैं कोई कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इसमें। जब भी कोई फर्म अपनी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है, तो उसमें खर्चे कौन कौन से होते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट खर्चे हैं, पहला है प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड तीसरा है बैड डेब्ट लॉसेस। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अब मैं बताती हूँ। पहला है प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट। तो प्रोडक्शन एंड सेलिंग, ये है प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट है, देखिए जब फर्म की सेल एक्सपेंड होती है, जब फर्म की सेल बढ़ती है, तो प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट भी बढ़ती है। जब फर्म की सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, एंड सेलिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन सेल के बढ़ने से अगर विद इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी फर्म या जो फैक्ट्री है उसकी जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अगर उसी प्रोडक्शन कैपेसिटी में प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट बढ़ रही है, सेल की, फिर से बोल रही हूँ, सेल के बढ़ने से, ठीक है, फर्म की जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी सपोज करिए अगर 100 यूनिट प्रोडक्शन करने की इसकी क्षमता है, इसकी कैपेसिटी है, तो अगर विद इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर विद इन प्रोडक्शन कैपेसिटी फर्म की जो भी सेल्स बढ़ने से जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट बढ़ रही है, तब तो ठीक है। ठीक है, यानी हमें सेल बढ़ने से हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ानी पड़ी। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड सेल्स कॉस्ट बढ़ रही है, तो ठीक है। बट अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी, ठीक है, फर्म ने सपोज करिए अगर लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो की, ठीक है, फर्म ने अगर लूज क्रेडिट पॉलिसी फॉलो की, लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो की, और उससे सेल बढ़ी, ठीक है, सेल बढ़ी और इतनी ज्यादा सेल बढ़ गई कि फर्म को अपना नया प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना पड़ा। इस एक फैक्ट्री से काम नहीं चल रहा है, अब फर्म को एक और फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ी। तो इससे क्या है कि ये जो वेरिएबल प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट है, ये तो बढ़ी, बट यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी तो बढ़ गई। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, कि अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ गई, यही बात मैंने यहाँ लिखी है, इफ द कैपेसिटी इज एडेड, अगर सेल्स के एक्सपेंड होने से, अगर फर्म ने लूज क्रेडिट पॉलिसी यूज की और सेल्स बढ़ी, और सेल के बढ़ने से अगर फर्म को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी, तो उस केस में देयर इज एन इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे क्या आ जाता है कॉन्सेप्ट, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट, और इसको कंसीडर किया जाता है फर्म जब अपनी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये पहली कॉस्ट है। दूसरी कॉस्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, पहली आती है क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन एंड सुपरविजन कॉस्ट, एंड दूसरी कलेक्शन कॉस्ट।
ठीक है। तो फर्म ने अगर अपनी जो भी क्रेडिट पॉलिसी है उसको अगर लीनियंट कर दिया, ठीक है, लूज क्रेडिट पॉलिसी कर दी, तो फर्म के ये जो दो खर्चे हैं ना, इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन एंड सुपरविजन कॉस्ट एंड कलेक्शन कॉस्ट। अ, देखिए, फर्म ने अगर अपनी क्रेडिट पॉलिसी को लूज कर दिया, तो इससे क्या होगा, अब फर्म को एनालाइज करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट, बहुत सारे डेटर्स के जो अकाउंट है उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, उनको एनालाइज करना पड़ेगा, और साथ में साथ फर्म को अपना कलेक्शन एफर्ट जो है ना वो भी इंटेंसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारे डेटर्स हैं जिन पे आउटस्टैंडिंग बिल है और शायद वो फाइनेंशियली इतने साउंड भी नहीं है, तो उन सब से अब पैसा कलेक्ट करना है, तो कलेक्शन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये सब इसमें आता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में, ठीक। तीसरा क्या है, बैड डेट लॉसेस। बैड डेट लॉसेस तो समझ रहे होंगे। बैड डेट लॉस मतलब क्या होता है, अगर फर्म इज अनेबल टू कलेक्ट इट्स अकाउंट रिसेबल, अगर फर्म अपने अकाउंट रिसेबल को कलेक्ट नहीं कर पाई, जिन जिन डेटर को कहा था कि 1 महीने 2 महीने बाद पैसा देना, बट उसमें से कुछ अगर डेटर पैसा नहीं दे पाए, ठीक है, पैसा नहीं कलेक्ट हो पाया, तो वो जो लॉस होता है ना वो बैड डेट लॉस है। तो अगर फर्म ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी को लूज किया है, ठीक है, तो ये खर्चा भी बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बैड डेट लॉसेस, ठीक है। और ये जो साइज होती है ना बैड डेट लॉसेस की, ये किस पे डिपेंड करती है, यानी बैड डेट लॉस कितना होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ अकाउंट एक्सेप्टेड बाय फर्म। क्वालिटी ऑफ अकाउंट मतलब कि क्वालिटी ऑफ डेटर, यानी फर्म के डेटर कैसे हैं, जिनको फर्म ने क्रेडिट पे सामान बेचा है वो कैसे डेटर है, वो फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, इस पे डिपेंड करता है ये जो बैड डेट लॉस है, ठीक है। तो ये 3 कॉस्ट है जो इनकर होती है अगर फर्म ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी लूज की या टाइट की, तो ये 3 खर्चे, ये 3 टाइप की कॉस्ट है जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है, इन 3 टाइप की कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। अगले लेक्चर में आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी, दैट इज ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, यही पर्पस है इस चैप्टर का कि सही क्रेडिट पॉलिसी क्या है, ठीक है, क्या होनी चाहिए किसी फर्म के लिए। देखिए, बहुत लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो किए तो वो भी दिक्कत है, स्ट्रिंजेंट किए बहुत टाइट हो गए तो वो भी दिक्कत है, क्लास में टीचर अगर बहुत टाइट हो गया, स्टूडेंट के साथ बहुत टाइट हो गया तो भी दिक्कत है, बहुत लीनियंट हो गया तो भी दिक्कत है। तो इस तरीके से क्रेडिट पॉलिसी भी बहुत टाइट अगर फर्म ने रख ली तो भी दिक्कत है, लीनियंट रखी तो भी दिक्कत है, तो देयर शुड बी एन ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी ऑप्टिमम होनी चाहिए, तो ये क्या होनी चाहिए यही हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।